100 शब्द प्रति मिनट। शुरू। किसी राष्ट्र की पहचान उसकी राष्ट्रभाषा है। भारत जैसे विशाल देश में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। प्रयोग में आने वाली उन्हीं भाषाओं में से 22 को संविधान द्वारा स्वीकृति प्राप्त है। हिंदी उन्हीं 22 भाषाओं में से एक सर्वाधिक प्रचलित भाषा है। हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा का सम्मान प्राप्त है। यह शब्दों के अर्थ में थोड़ा अंतर है। अगर राष्ट्रभाषा की संपूर्ण राष्ट्र की घोषित भाषा है तो राजभाषा देश के राजकाज में प्रयुक्त भाषा है। यदि सच्चाई से अच्छी तरह अवगत हुआ जाए तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी दिख भी जाती है, परंतु राजभाषा के रूप में बाहरी तौर से यह नहीं दिखती। वस्तुतः हमारे देश में हमारी मानसिकता पर अंग्रेजी इस तरह हावी है कि हम हिंदी का प्रयोग करना अपना अपमान समझते हैं। हिंदी के प्रयोग पर जोर डालने वाले व्यक्ति को लोग पिछड़ा हुआ कहते हैं और उसे आधुनिक नहीं मानते, लेकिन ऐसी सोच रखने वाला आदमी अंग्रेजी के अक्षरों का भी सही ज्ञान नहीं रखता। पैरा। आज़ादी के बाद देश में हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए थी, लेकिन स्थिति यह है कि हिंदी गुम होती जा रही है। हिंदी से स्नेह रखने वाला आदमी अंग्रेजी बोलने वाले आदमी की दृष्टि में गंवार, अल्प शिक्षित और पिछड़ा हुआ होता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। हिंदी भाषा अपनी अन्य बहनों से बड़ी तो है ही, भारत की अधिक आबादी द्वारा बोली और समझी भी जाती है। उत्तर भारत के बड़े राज्य हिंदी भाषी ही है। यहाँ का 100% काम काज हिंदी के माध्यम से ही होता है। शेष भारत में भी प्राय सभी राज्यों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होता है। यह स्थिति किसी अन्य भाषा की नहीं है। यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जिसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है उसकी क्या विशेषताएं होती है। पैरा। बदलती हुई परिस्थितियों के साथ विचारों में भी परिवर्तन होता रहता है। एक युग था जब देश की शक्ति छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थी और उनकी अपनी अपनी पृथक शासन व्यवस्था थी, लेकिन आज हम स्वतंत्र है। भारत पुनः एक अटूट सूत्र से जुड़ चुका है। उसकी शक्ति अखंड है, अतः शासन या अधिकार की बात करना भारत की अखंडता को हानि पहुंचाना है। आज हम राष्ट्र के हैं और राष्ट्र हमारा है। राष्ट्रीय संस्कार ही हमारे जीवन से संबंधित सभी वस्तुओं की एकमात्र पहचान है, लेकिन इस कथन की सत्य का प्रमाण हमारे दैनिक व्यवहारिक जीवन में नहीं मिलता। इसीलिए राष्ट्रीयकरण देश के समक्ष एक समस्या है। इसके पक्ष में हैं तो कुछ लोग विपक्ष में हैं। राष्ट्रीयकरण का आशय किसी व्यक्ति के स्थान पर राष्ट्र के अधिकार एवं नियंत्रण से है। उसके हानि लाभ का प्रभाव कुछ लोग व्यक्ति विशेष पर न होकर राष्ट्र के सामूहिक जीवन पर हो। इसका मतलब यह नहीं है कि उससे संबंधित व्यक्ति का उस पर कोई अधिकार ही न रहे, लेकिन उससे संबंधित अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करे। पैरा। वैसे तो
राष्ट्रीयकरण की योजना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संभव है, अर्थात मानव समाज की स्थिति के स्थान पर मात्र राष्ट्र ही जीवन बन जाए। लेकिन इस प्रकार मानव राष्ट्र के हाथों बिक जाएगा। सरकार की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं कर सकेगा। फिर भी जीवन के कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिन पर राष्ट्र का नियंत्रण लाभप्रद सिद्ध होता है। आज भारत में कुछ अंश तक यह लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। इसका आशय यह है कि स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा का प्रबंध राष्ट्रीय सरकार के हाथों में रहे। उसी के द्वारा अध्यापक नियुक्त होते हैं और वेतन तथा पाठ्यक्रम पर उसी का नियंत्रण होता है। यद्यपि यह प्रयोग मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं पंजाब आदि राज्यों में हो रहा है, लेकिन क्या शिक्षा का समग्र राष्ट्रीयकरण वास्तव में विचारणीय है? पैरा बेकारी अथवा बेरोजगारी का अर्थ है काम चाहने वाले व्यक्ति को काम न मिलना। जब मनुष्य काम का इंतजार करने लगता है तो बेकारी की स्थिति उत्पन्न होती है। आदर्श स्थिति तो यह है कि काम मनुष्य का इंतजार करे, लेकिन आज विपरीत स्थिति है। मानव काम के इंतजार में बैठा है। उसी स्थिति को बेकारी या बेरोजगारी कहा जाता है। बेकारी किसी भी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। किसी देश में बेकारी होने का अर्थ है कि वहाँ विकास नहीं हो पा रहा है। विश्व में प्राय सभी राष्ट्र इस समस्या से ग्रस्त है। भारत में यह समस्या कुछ ज्यादा ही गंभीर है। भारत के गांव, शहर सभी इस समस्या से ग्रस्त हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर प्रकार के बेरोजगारों की कुल जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। इसीलिए अगर भारत को बेकारों का देश कह दिया जाए तो यह अनुचित नहीं होगा। अब इस गंभीर समस्या के कारण और निवारण पर दृष्टिपात करना होगा। पैरा वस्तुतः जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कृषि पर अधिक भार, मशीनीकरण एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही बेरोजगारी के मूल कारण है। भारत में जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में उत्पादन में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। योजना जितनी बड़ी होती है, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी का मुंह उससे भी बड़ा हो जाता है। बेरोजगारों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ रही बेकारी पर किसी ने सही ही कहा है। शिक्षा एवं परिवार नियोजन की सहायता से जनसंख्या वृद्धि की दर को घटाकर बेकारी अथवा बेरोजगारी कम की जा सकती है। भारत की आबादी का 70% कृषि पर आधारित है। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि भूमि में लगातार कमी होती जा रही है और बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह भी एक कारण है कि बेकारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्टॉप।